प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन के अंतर्गत हमारा अध्याय चल रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, या यूं कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान। हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देश का भ्रमण करने का निश्चय किया। साबरमती में अपना आश्रम बनाना शुरू किया। चंपारण और खेड़ा में किसान आंदोलन को दिशा प्रदान की। अहमदाबाद के मजदूरों के आंदोलन को संभाला। असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद में उनका जो बड़ा आंदोलन था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम पढ़ तो गांधी दर्शन रहे हैं, लेकिन हम इस गांधी दर्शन में गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो दर्शन की बातें हैं नहीं, आंदोलन की बातें हैं। ऐसा नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति के दर्शन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस व्यक्ति को भी पढ़ें, और जब वह व्यक्ति महात्मा गांधी हो तो उनके आंदोलनों को पढ़ें। उनके आंदोलनों से हमें उनके दर्शन का पता भी चलता है। अलग से बातें करेंगे सभी चीजों पर, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, यह मैं बताना चाहता था। खैर, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, खासतौर से चोरी चोरा की घटनाओं को देखते हुए, तब उन्हें कहा गया कि ये क्या किया आपने? जब जनता भड़क रही थी उस समय आपने आंदोलन रोक दिया। और यह बात उनके साथियों ने कही। गांधी जी ने कहा कि मेरी तो शर्त यह थी कि आंदोलन अहिंसक होगा, और जब आंदोलन अहिंसक नहीं रहा तो मैंने उसे रोक दिया। पूछा फिर इसका लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ, भारत की जनता यह समझ गई कि अभी वह अहिंसक आंदोलन के लिए प्रशिक्षित नहीं हुई है, और गांधी जी का यह विचार सही भी था। वे चाहते थे कि जनता प्रशिक्षित हो जाए, जनता जान जाए कि इतनी बड़ी सत्ता, अंग्रेजी सत्ता से टकराने के लिए अहिंसा से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। मैं कई बार कहता हूं अपने विद्यार्थियों को कि गांधी जी ने सिर्फ जनता के लिए नहीं कहा, वे यह भी जानते थे कि देश के नेता भी अभी अहिंसक आंदोलन चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। और बाद में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, स्थान स्थान पर हिंसक झड़पें भी हुई। ऐसा तो हुआ ही कि अंग्रेजों की तरफ से दमन किया जा रहा है और गांधी जी के सत्याग्रही बिना हिंसा किए लाठियां खा रहे हैं पुलिस की।
और एक जत्था घायल हो जाता था तो दूसरा जत्था आगे तैयार हो जाता था लाठियां खाने के लिए, और एक और जत्था उन घायलों को संभालता था जो पुलिस की ज्यादती के शिकार हो जाते थे। कोई मामूली बात नहीं थी ये। कई स्थान तो ऐसे थे जहां पुलिस ने मना कर दिया कि हम इस भीड़ पर प्रहार नहीं कर सकते, गोली नहीं चला सकते। खैर, और गांधी जी ने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। गांधी जी ने कभी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। उनका यह मानना था कि बातचीत के रास्तों से ही समाधान निकलता है। विरोधी को हम समझते हैं और हमें विरोधी समझता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी गए। गांधी इरविन समझौता भी हुआ। एक बात यह हुई कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो बात हो तो गई थी असहयोग आंदोलन में ही, कि भारत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नामक दल करता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस बात की पुष्टि हो गई कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस नामक दल करता है, और उस दल का सबसे प्रभावी नेता है महात्मा गांधी। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, और यह जो समझौता हुआ, इस समझौते को स्वीकृति देने के लिए, मंजूरी देने के लिए मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। 29 मार्च की बात है ये, और इसके 6 दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। जब गांधी जी का इरविन से समझौता हुआ, उस समय भी गांधी जी पर यह आरोप लगाया गया कि आपने इनको बचाने की शर्त क्यों नहीं रखी। और मैं कह चुका हूं कि गांधी जी ने कहा कि चाहे अच्छे उद्देश्य के लिए ही वह हिंसा की गई हो, अच्छे उद्देश्य का मतलब हिंसा करने वाला समझ रहा है कि मेरा उद्देश्य अच्छा है और यह रास्ता सही है, तो हिंसा के ऐसे रास्ते पर चलने का मैं समर्थन नहीं कर सकता। यह दृढ़ था, यह गांधी जी की दृढ़ता थी। लोग नाराज थे गांधी जी से, और उसके बाद में उन 3 हमारे नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी ने कुछ प्रयास भी किए थे कि ये बच जाए, लेकिन जो धारणा है, आम धारणा है, वह यही है कि गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरा जोर नहीं लगाया। कारण मैं आपको बता चुका। तो नौजवान देश के गांधी जी से नाराज हो गए। उनका कहना था कि गांधी जी को इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देना चाहिए था। बाद में गांधी जी कराची यात्रा के लिए निकले तो रास्ते में उनको कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अपने प्रस्ताव में कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों की वीरता और इनके बलिदान की तारीफ की, लेकिन यह भी कहा कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का यह दल समर्थन नहीं करता है। फिर दूसरे प्रस्ताव पारित हुए, और इन दूसरे प्रस्तावों में यह था कि भाई मौलिक अधिकारों
और राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित विषय स्पष्ट किए गए अंग्रेजों के सामने कि हम यह सोचते हैं इस देश के नागरिकों के लिए। पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया गया गांधी जी के नेतृत्व में। तो एक तरह से अब कांग्रेस का पूरी तरह से संस्थानीकरण हो गया था कि वह राष्ट्रीय आंदोलन तो करती है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है यह पार्टी, लेकिन इस पार्टी के पास अपना एक कार्यक्रम भी है। कहने यह बात उस जमाने के कांग्रेस दल की हो रही है, यह आप ध्यान रखिएगा हर समय। तो अंग्रेजों से कोई ज्यादा नहीं मिला इस समझौते से हमें, लेकिन चूंकि गांधी जी बात कर चुके थे इसलिए वो अगस्त 1931 में रवाना हुए लंदन के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए। और वहां के एक नेता चर्चिल ने कहा कि ये फकीर जो ब्रिटेन का विरोधी है, अधनंगा फकीर, इसको बराबरी में बिठा के बात करोगे। यह बात साबित करती है, सिद्ध करती है कि आंदोलन विफल नहीं हुआ था, कोई सा भी आंदोलन विफल नहीं हुआ था। इस स्तर पर, बराबरी के स्तर पर बात अंग्रेजों को करनी पड़ी और इसका विरोध ब्रिटेन में भी हुआ कि ये क्या किया जा रहा है। भारत में लॉर्ड इरविन को हटा दिया गया, उसकी जगह वेलिंगटन को वाइसराय बनाया गया और ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी उस समय मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। और ये जो नई सरकार बनी, इसने निर्णय लिया, निर्णय का मतलब हर निर्णय कोई संसद के पटल पर हो जरूरी नहीं है। एक नीति भी होती है, रीति भी होती है जो अप्रत्यक्ष होती है कि इस गांधी नामक आदमी को कमजोर कर दिया जाए तो भारत स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगा। और भारत में यह विचार खड़ा किया जा रहा था कि गांधी जी तो समझौता कर लेते हैं जब चाहे, वे अपमानित करते हैं तो गांधी जी अपमानित भी हो जाते हैं। एक गुजराती कवि हुए हैं, उनका उल्लेख किया है प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने। मैं यह पाठ है वो बिपिन चंद्र की पुस्तक से पढ़ा रहा हूं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो अपना जो आधार है अपनी बातचीत का, वह आधार ये पुस्तक है। तो इन्होंने, बिपिन जी ने एक रेफरेंस दिया है एक गुजराती कवि मेघानी का। मेघानी ने कविता लिखी कि छेल्लो कटोरो जहरनो आ पी जायो बापू, यानी बापू जहर का अंतिम घूंट भी पी जाओ। जब वहां गए थे वो, हुआ ये कि लंदन में गांधी जी के सामने अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया कि हम स्वाधीनता की मूल मांग पर तो विचार ही नहीं करेंगे, कोई आपकी और बात है तो बता दो। और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के एकदम पूर्व पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी कि हम तो पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे। तो ये हुआ कि
चलो अंग्रेजों ने मना किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ब्रिटेन की सरकार के बराबर तो खड़ा कर ही लिया, मना करके भी। तो अंग्रेज तो चाहते थे कि गांधी जी का आंदोलन है वो दबा दिया जाए। गांधी जी इधर अपनी गतिविधियां करते रहे, और दूसरे नेता है कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये देश में जहाँ कहीं आंदोलन होता था तो संभालते थे जाके। गांधी जी मुंबई आ गए, और अगले दिन कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो ये निर्णय लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाए। तो गांधी जी ने कहा करेंगे, लेकिन पहले वायसराय से बात करें, विरोधी को बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। यह उनके कार्यक्रम का हिस्सा था। लेकिन वायसराय ने तो मिलने से ही मना कर दिया, और ये देख लो कि जनवरी आते आते 31 दिसंबर को तो गांधी जी ने वायसराय से बातचीत के लिए समय मांगा ही था, और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी अंग्रेजों ने राष्ट्रीय आंदोलन पर जोरदार हमला बोल दिया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और सरकार ने जैसे चाहे वैसे कानून बनाने शुरू कर दिए। ऐसे कानून जिनसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। जनता में आक्रोश फैल गया। गांधी जी जानते थे कि ये होगा, और पहले 4 महीने के दौरान ही 80,000 के लगभग सत्याग्रही जेल गए थे, जिसमें गांवों और शहरों के गरीब लोग भी शामिल थे। तो एक अहिंसक आंदोलन का जो अभी ठीक ढंग से प्रारंभ ही नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया, और गांधी जी ने बाद में अप्रैल 1934 में अपने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्होंने देख लिया कि अब आंदोलन को आगे नहीं चलाना चाहिए। इस दौरान पूरे देश में हलचल बनी रही। पुलिस कभी गांधी जी के आश्रम पे कब्जा कर रही है, कभी लोगों की जमीनें कुर्क कर रही है, उनके पशु ले जा रही है। तो लोगों के धैर्य की भी तो एक सीमा होती है। गांधी जी इस बात को समझते थे, और यहां फिर गांधी जी की आलोचना हुई, और यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल जैसे लोगों ने कहा कि यह आपने बहुत गलत काम किया है। जनता आक्रोशित हो रही थी देश की, स्थान स्थान पर जहां भीड़ होती थी वहां वह टकराने को तैयार रहती थी अंग्रेजों से, और गांधी जी ऐसे समय में आपने आंदोलन रोक दिया। गांधी जी का वही प्रत्युत्तर कि अभी हम प्रशिक्षित हुए नहीं है अहिंसक आंदोलन के लिए, और लोग थक भी गए हैं। तो यह कह दिया गया कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी विफल हो गए हैं, और जब गांधी जी के साथी ही यह समझ रहे हैं कि इस आंदोलन को वापस ले लेना एक तरह से पराजय स्वीकार कर लेना है अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेजों को तो यह सोचना ही था। वे तो बड़े प्रसन्न हुए कि बस हमने चाहा था कि गांधी खत्म हो जाए, और गांधी खत्म हो गया। लेकिन जो समझने की बात है वह यह है कि चंपारण
अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतने आंदोलनों में भाग लेने के बाद में इस देश की जनता का डर निकल गया। यही गांधी जी चाहते थे, यही वजह थी कि एक सीमा पर जाके वे वापस पीछे लौट आते थे, रुक जाते थे, इंतजार करते थे सही समय आने का। तो एक पत्रकार ने लिखा भी है, बेल्सफोर्ड ने, इस डर निकलने के बारे में। वो कहते हैं भारतीय मानस अब मुक्त हो गया और अपने दिलों में उसने आजादी हासिल कर ली है। नहीं, आप यह कह सकते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो विधिवत रूप से स्थगित कर दिया था और बाद में गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद में उसे दोबारा प्रारंभ किया, उस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि अंग्रेज नहीं समझे, गांधी जी के साथी भी नहीं समझे, लेकिन कुछ पत्रकार समझ गए और उन्होंने ये लिखा कि भारतीय मानस जाग गया है, भारत की जनता जाग गई है, उसका डर निकल गया है और अब जब आंदोलन होगा भविष्य में तो वह आंदोलन में खुलकर भाग लेगी। गांधी जी ने कहा भी कि आंदोलन वापस लेने का मतलब हार नहीं होता है। शायद वे कहना चाहते थे कि इसका मतलब यह होता है कि हम बहुत लड़ लिए, अब थोड़ा सा सुस्ता लें, थोड़ा आराम कर लें ताकि आगे की लड़ाई और ज्यादा शक्ति से लड़ सकें। इसी बीच में 1937 का चुनाव आया और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला और अब यह भी है कि गांधी जी का जो दृष्टिकोण था, यह जो संवैधानिक संस्थाओं में भाग लेना, चुनाव लड़ना, वह दृष्टिकोण गांधी जी को कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, गांधी जी को प्रिय नहीं था। और आप खुद सोचिए कि जिस संविधान के विरोध में हम लड़ रहे हैं, उसी संविधान के तहत बनी हुई संस्थाओं के अपन हिस्सेदार बन जाए, यह कैसे हो सकता है? तो नेहरू जी ने भी गांधी जी से कहा कि इस तरह से आजादी नहीं मिलेगी गांधी जी, लगातार जनता को लगाए रखना पड़ेगा, जगाए रखना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा नेहरू जी को 1933 में कि मैं किसी तरह की पराजय की भावना से ग्रस्त नहीं हूं और आशा की वह ज्योति कि हमारा देश अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है, आज भी उसी तरह से प्रज्वलित है मेरे मन में जैसी 1920 में थी। मैं न तो निराश हूं और न मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। देश को जो ऊर्जा मिली है उसका अंदाजा आपको नहीं है, मगर मुझे है। यह होता है एक नेता का आत्मविश्वास। और अब गांधी जी के सामने एक और चुनौती आनी थी और वह चुनौती थी अगस्त 1932 का सांप्रदायिक पंचाट, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। और यह अंग्रेजों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र को गांधी जी ने विफल किया। कैसे विफल किया, यह हम अगली कड़ी में देखेंगे।
अगली कड़ी में इस विषय पर बात करेंगे। मैं यह ज़रूर बता दूं आपको कि एक समझौता हुआ था, पूना समझौता। तो पूना समझौता से अपनी बात शुरू करेंगे और 1934 तक की गांधी जी की जो भूमिका है उस पर अपनी यह जो बात हो रही है इस बात को पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।